चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। 28 फरवरी, 1 मार्च, 5 मार्च या 8 मार्च। इसका सही जवाब है 1 मार्च। राष्ट्रीय महिला सप्ताह हर साल 1 मार्च से 8 मार्च तक मनाया जाता है। कब से कब तक फ्रेंड्स? तो ये याद रख लीजिए, हम सप्ताह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 मार्च से 8 मार्च तक। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह खत्म होता है। यह डिक्लेरेशन, यह जो ईयर है, यह 1995 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन के 30 साल कंप्लीट होने के संकेत देता है। जो कि एक लैंडमार्क ग्लोबल फ्रेमवर्क था, जिसे यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर अडॉप्ट किया गया था। वुमेन्स डे को यूएन में 1975 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन इसका आइडिया जो था फ्रेंड्स, वह 1910 में आया था। किसके द्वारा? क्लेरा जेटकिन के द्वारा प्रपोज किया गया था और 19 मार्च 1911 को ऑब्जर्व हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी योजना एमएसपी से कम पर बिक्री करने वाले किसानों को क्षतिपूर्ति देती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। भावांतर, पीएम किसान, पीएमएफबीवाई मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर ई9। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स भावांतर योजना। भावांतर जो स्कीम है फ्रेंड्स, जिसे हम भावांतर योजना कहते हैं, यह मध्य प्रदेश में संचालित है। भावांतर स्कीम मध्य प्रदेश सरकार की एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, जिसमें किसानों को एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बेचने पर मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच का डिफरेंस कंपेंसेट किया जाता है। इस स्कीम को चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव ने सरसों की फसल के लिए इंक्लूड करने का प्रपोजल सेंटर को भेजा है। इससे लगभग 80 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरसों का जो एमएसपी है फ्रेंड्स, वो वर्तमान में 6200 पर क्विंटल पर फिक्स किया गया है, जबकि प्रोडक्शन जो है वह 15.71 लाख मैट्रिक टन तक जाने की उम्मीद है। यह स्कीम सोयाबीन फार्मर्स को कवर करती है। पेमेंट्स डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स में दिए जाते हैं, जिससे प्राइस वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलती है। 2026 को फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया गया है। किस रूप में? कृषक कल्याण वर्ष। और उड़द पर 600 क्विंटल पर बोनस अनाउंस किया गया है। एमएसपी रिकमेंडेशन CACP, अब ये क्या है फ्रेंड्स? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस करता है। और सरसों जो है एक रबी ऑयलसीड क्रॉप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुजीविका बायोटेक डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजेश गोखले, श्री जितेंद्र सिंह अथवा श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री जितेंद्र सिंह। सुजीविका बायोटेक डाटा पोर्टल को यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 40वें फाउंडेशन डे पर लॉन्च किया है। डीबीटी अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में फाउंड हुआ था और यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। सुजीविका को इंडस्ट्री बॉडी एबल अर्थात एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। यह एक AI लेड ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जो बायोटेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को रियल टाइम इंसाइट्स के साथ प्रोवाइड करता है। इंडिया की बायो इकोनॉमी 2024 में $165.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा किस नदी का दर्जा बहाल किया गया था? अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 2026 में किसको
इनमें से किसको नदी का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, हिंडन, काली, वरुणा या सुआव। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुआव। 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सुआव को ऑफिशियली रिवर का स्टेटस रिस्टोर करने का ऑर्डर दिया है। यह जो निधि है फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर बलरामपुर जिले में स्थित है और राप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी है। राप्ती और गंगा बेसिन का हिस्सा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसे पहले ड्रेन के रूप में मिसक्लासिफाई किया गया था। जस्टिस सी प्रकाश श्रीवास्तव जी ने की बेंच ने 3 महीने के अंदर ऑफिशियल करेक्शन के निर्देश दिए हैं और फ्लड प्लेन जोन्स में नए कंस्ट्रक्शन बैन किए हैं। पीसीबी अर्थात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का काम भी दिया गया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एनजीटी की बात की, तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट था वो 2010 में हुआ था। और राप्ती नदी की बात की, तो जो इसका ओरिजिन है फ्रेंड्स, वह नेपाल में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के अरिहंत क्लास कार्यक्रम के अंतर्गत S4 नामित पनडुब्बी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अधिमान, अरिहंत, अरिघाट या चक्र। जो हाल ही में, मैं आपको यहाँ पे और आगे वो करना भूल गया, जो हाल ही में इंडक्ट हुई है। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अर्धिमन। आईएनएस अर्धिमन, जिसे S4 के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की अरिहंत क्लास प्रोग्राम की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, इसे हम SSBN भी कहते हैं। यह एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में बनी है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 7,000 टन का है और इसमें 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगा हुआ है। सबमरीन K-15 मिसाइल और K-4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। K-15 की जो रेंज है फ्रेंड्स, वो 750 किलोमीटर तक है और K-4 की जो फ्रेंड्स रेंज है वो 3,500 किलोमीटर तक है, जो इंडिया की सेकंड स्टैक कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है और कंटिन्यूस एट सी डिटरेंस को भी ये सपोर्ट करती है। इस प्रोबेबल इसका प्रोबेबल बेस वो प्रोजेक्ट वर्षा माना जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 वर्षीय एमओयू के तहत भारत कितनी मात्रा में चावल आपूर्ति करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 50,000 मेट्रिक टन, 1 लाख मेट्रिक टन, 2 लाख मेट्रिक टन या 3 लाख मेट्रिक टन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 2 लाख मेट्रिक टन। हाल ही में फरवरी 2026 को इंडिया ने WFP अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत भारत 2 लाख मेट्रिक टन राइस सप्लाई करेगा। यह एग्रीमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच हुआ है, जिसमें 25% तक ब्रोकन राइस की अलाउंस दी गई है और ग्लोबल रिलीफ ऑपरेशन के लिए प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक का भी ध्यान में रखा गया है। इस राइस की करंट प्राइस जो है वह 2800 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है, जो 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगी। FCI जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है, इस सप्लाई चेन को मैनेज करेगा। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, WFP को 2020 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अच्छा, हमने WFP की बात की, तो आपको पता है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स है रोम में, इटली। FCI की हमने बात की, तो FCI की एक और बात बताओ फ्रेंड्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। ये सब जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करते जाइएगा, किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मिसाइल का मूल्यांकन भारतीय वायुसेना द्वारा 250 किलोमीटर की रेंज वाली BV रैम मिसाइल के रूप में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अस्त्र मार्क 1, स्काई स्टिंग, मीटियोर या डर्बी ER। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, स्काई स्टिंग। भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स एक एडवांस्ड
बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे हम BVRAM कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। स्काई स्टिंग को एवेल्यूएट कर रहा है, जिसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वह 250 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इसराइल की एक कंपनी है, ये बात याद रखिए। जो जहाज रफाइल हैं ये फ्रांस के हैं, उसे डसॉल्ट मैन्युफैक्चर करता है। और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम की, यह इसराइल की कंपनी है, दोनों में अंतर है, के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि तीसरी पल्स सॉलिड फ्यूल रोटर मोटर रॉकेट मोटर इसमें लगा हुआ है, जो मिसाइल को टर्मिनल फेस में 5 माक तक, 5 माक मतलब साउंड की गति से 5 गुना स्पीड तक पहुंचाने में मदद करता है। मिसाइल में AI एनेबल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, जैम रेजिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और टू वे डाटा लिंक दिया गया है, जिससे मिड कोर्स में भी इसका पाथ बदला जा सकता है और उसको गाइडेंस दी जा सकती है। यह जो मिसाइल है फ्रेंड्स, यह तेजस मार्क 1A और सुकोई 30 MKI जैसे फाइटर्स के साथ कॉम्पैक्टेबल है। और इसमें ELN 2052 और AESA, आपने इस बारे में सुना होगा, ये एक प्रकार का बहुत अच्छा रडार है, इसके ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर काम करता है। कंपैरिजन के लिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो भारत में ही BVRAM अस्त्र मार्क 1A जो है, उसकी रेंज जो है वह 110 किलोमीटर की है। और अभी हम अस्त्र मार्क 2 पे काम जो कर रहे हैं, उसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर की होगी। तो उसका स्टिंग की रेंज जो है इससे 250 किलोमीटर, मतलब इससे ज़्यादा ही है, जो कि जब युद्ध के ऐसी संभावनाएं बढ़ती हैं तो बहुत बड़ा अंतर ला सकती है, खासकर चाइना और पाकिस्तान के केस में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स के अंतर्गत रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का पूर्ण डिजिटीकरण किस पहल के द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, रेलटेक, आईडेक्स, CIS या ERCT। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ERCT। फरवरी 2026 में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का कंप्लीट डिजिटाइजेशन लॉन्च किया गया है, जिसे 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स इनिशिएटिव की रिफॉर्म नंबर 4 बताया गया है। इस रिफॉर्म का यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया। RCT को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और देश भर में इसकी 23 बेंचेस 31 सिटी के थ्रू काम करेंगी। नए जो ERCT होंगे फ्रेंड्स, मतलब रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है 24 घंटे सातों दिन नेशन वाइड ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग, फाइलिंग, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और हाइब्रिड हियरिंग पॉसिबल बना पाएंगी। RCT जो है ना फ्रेंड्स, वह रेल एक्सीडेंट और गुड क्लेम हैंडल करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा पैरामीटर इंसान के जीवित रहने पर असर डालने वाले मिले जुले गर्मी और नमी के तनाव को मापता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, हीट इंडेक्स, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वेट बल्ब। वेट बल्ब टेम्परेचर WBT एक ऐसा पैरामीटर है जो हीट और ह्यूमिडिटी का कंबाइंड स्ट्रेस मेजर करता है, यानी ह्यूमन बॉडी का कूलिंग, मतलब जो स्वेटिंग होता है सिस्टम को कितना इफेक्टिव है उसको मेजर करता है। पहले 35% 35 डिग्री सेल्सियस पर WBT को सर्वाइवलिटी लिमिट माना जाता था, लेकिन 2023 की स्टडीज के हिसाब से इसकी जो लिमिट है वो और भी कम है। मतलब जो हम लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के और बड़े शांति से, वो 25 से 34 डिग्री माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में फोनपे ने कौन सी नई सुविधा लॉन्च की है? बायोमेट्रिक वॉलेट, क्रिप्टो एक्सचेंज, लोन पोर्टल या AI सर्च। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स AI सर्च। फरवरी 2026 में फोनपे ने AI सर्च फीचर लॉन्च किया है, जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही में फोनपे ने की है। यह सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्ट है और वॉइस प्लस टेक्स्ट बेस्ड नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स को सपोर्ट करता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था NGT ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को दोबारा कब मंजूरी दी है? आपको हमने ऑप्शंस दिए थे
2023 में, 2024 में, 2025 में या 2026 में? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2026 में। एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2026 को ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दोबारा क्लियर किया है। जस्टिस श्रीवास्तव की हेडशिप वाली 6 मेंबर की बेंच ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया है, जबकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नवंबर 2022 में ही मिल चुका था। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 81,000 से 92,000 करोड़ तक है, मतलब कहा जाए तो लगभग लगभग $10 बिलियन की। इस मेगा प्रोजेक्ट की कोर है गलथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिशन शिप टर्मिनल, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 14.2 मिलियन टीईयू होगी। फ्रेंड्स, अब कल के लिए हमारा प्रश्न आपसे, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश की नई कैबिनेट में अकेले हिंदू मंत्री कौन है? अकेले हिंदू मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन हैं गोयेश्वर रॉय, निताई रॉय, तारिक रहमान या गुलाब कटारिया। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपको हमारा सेशन अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा, तथा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं और आपके जो भी विचार हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारी यह सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।